हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अवेयर आईस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पहले टॉपिक हायर एजुकेशन के बारे में बात की थी। गाइस, हायर एजुकेशन है क्या, हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, हायर एजुकेशन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। गाइज, उसी वीडियो की कड़ी में ये अगला वीडियो है। तो चलिए गाइज, हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। गाइज, हम बात करने वाले हैं आज एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एजुकेशन का डेवलपमेंट इंडिया में 3 चरणों में होता है, 3 पार्ट में होता है। एक एजुकेशन का डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया में, एजुकेशन का डेवलपमेंट मिडिवल इंडिया में और एजुकेशन का डेवलपमेंट मॉडर्न इंडिया में। गाइज, एजुकेशन के डेवलपमेंट को हम लोग मॉडर्न इंडिया में 2 पार्ट में बांटते हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन की, तो पहला पार्ट है हमारा प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन इन इंडिया, यानी आज़ादी से पहले भारत में शिक्षा का विकास और आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में कि कैसे एजुकेशन का विकास भारत में होता है। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसके विकास में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम माना जाता है इसको। गाइस, चार्टर एक्ट के थ्रू कई सारे प्रोविजंस हैं जो भारतीय शिक्षा में जुड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्यों फेमस है चार्टर एक्ट। तो गाइस, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट के थ्रू कई सारे महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम था ईस्ट इंडिया कंपनी की बिजनेस मोनोपोली को ख़त्म करना। गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे 1600 से लेकर के वर्क करना शुरू करती है, यानी कि उसका ट्रेड करना शुरू करती है, और हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो पावर है वो अक्वायर करती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो उसके साथ या उससे पहले जो कंपनी आती हैं, लाइक डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लाइक पुर्तगीज़ कंपनी, लाइक फ्रांसीसी कंपनी, तो इन सारी कंपनियों को वो कई सारे वॉर में डिफीट करती है। डिफीट करने के बाद में उनको यहाँ से जो बिजनेस है उसे ख़त्म करके या बिजनेस को समेट कर जाने के लिए मजबूर भी करती है। तो गाइज, बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक एक तो कंपनी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो एक तो करप्शन बढ़ गया था। दूसरा, हमारी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी भी जो डिमांड है ईस्ट इंडिया कंपनी से वो काफ़ी बढ़ गई थी। वहाँ की ब्रिटिश की पार्लियामेंट से बढ़ना शुरू हुई थी। हमारे नेशनलिस्ट ने उनसे मांग की कि आप हमारे यहाँ से टैक्स लेते हो, हमारे यहाँ पे हमसे मजदूरियाँ करवाते हो, हमसे यहाँ पे खाने के लिए ग्रेन उगवाते हो, अपनी जो बिजनेस जो यूनिट्स हैं उनके लिए कच्चा माल तैयार करवाते हो, लेकिन बदले में आप हमें क्या देते हो? इन सारी चीज़ों के एवज में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के अलावा आप हमें कुछ नहीं देते। तो आप हमें कम से कम शिक्षा, हॉस्पिटलिटी या कम से कम जो बेसिक नीड है वो तो प्रोवाइड करें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, गाइज, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर को चलाने में ICS ऑफिसर्स का बड़ा रोल रहा था, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का हमारे यहाँ पे विशेष एक जोर रहा था, या आज भी वो काफ़ी एमिनेंट और प्रेस्टिजियस आप इसे मानते हैं। तो गाइज, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉई आते थे, ICS ऑफिसर आते थे, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में, लाइक नॉर्दर्न इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, साउदर्न इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, ईस्टर्न इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वेस्टर्न इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो गाइज, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ पे कम्युनिकेट करने में। तो ICS ऑफिसर को अगर मतलब उनको जो संवाद करना होता था यहाँ पे आम नागरिकों के साथ करना होता था, और वहाँ पे उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। हमारे यहाँ पे समाज को, हमारे यहाँ पे कल्चर को समझने के लिए, हमारे यहाँ की रूरल लैंग्वेजेस को समझना उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। तो उनको काम करने में यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे इस चार्टर एक्ट के थ्रू कंपनी ने या पार्लियामेंट ने अपने प्रॉफिट का 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने की बात की एजुकेशन पे, यानी भारतीय शिक्षा पे कंपनी आने वाले दिनों में
1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। अब वो खर्चा किस सब्जेक्ट में किया जाएगा, यानी शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा के सब्जेक्ट क्या होंगे और जो शिक्षा है वो किन लोगों को दी जाएगी। तो गाइज इस पे काफ़ी संदेह था, इस पे काफ़ी डिबेट था और काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे नेशनलिस्ट की जो लिस्ट है उसमें टॉप पे आने वाली राजा राममोहन राय ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से और कंपनी की मदद से एक 1817 में कलकत्ता में एक कॉलेज स्थापित किया जाता है जो कि ब्रिटिश यानी वेस्टर्न बेस्ड होता है। जो पाश्चात्य शिक्षा की प्रणाली जो है वो यानी इंग्लिश का माध्यम, और अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस के सब्जेक्ट हुआ करते थे, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं उन पे भी फोकस किया गया था। गाइस इस चार्टर एक्ट में और भी कई प्रोविजन थे, लाइक ईसाई मिशनरी जो हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया गया था और कंपनी का जो मोनोपोली है वहाँ पे उसको भी खत्म कर दिया गया था। तो गाइस ये जो चीज़ें थी हमारे एजुकेशन के लिए काफ़ी ये चार्टर एक्ट है इम्पोर्टेंट रहे। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं मैकॉले कोड की। गाइस मैकॉले को हमारे यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का फादर कहा जाता है। इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने में इसकी अहम भूमिका रहती है। गाइस अगर हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस मोनोपोली टोटली ख़त्म कर दिया जाता है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि लॉर्ड मैकॉले को विधि आयोग का सदस्य बनाया जाता है और इसे कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाती है कानून की। तो वो क्या थी, ये क्या करते हैं 1835 में इंग्लिश एजुकेशन की वकालत करते हैं, यानी भारत में जो शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, उसका माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये तय किया कि ये जो शिक्षा है, इनकी रिकमेंडेशन थी कि ये शिक्षा है वो एलाइट कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं, यानी जो ऑफिसर्स रैंक के या राजा महाराजाओं से जो बिलोंग करते हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी और उनसे एजुकेशन छन छन के, जिसे हम लोग बोलते हैं अधो निश्चंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, यानी शिक्षा का छन छन के निचले वर्ग तक पहुंच जाना। तो इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं की कारगुजारियों से हमारे यहाँ पे आज जो ओवरऑल जो एजुकेशन है उसमें अंग्रेजी का बोलबाला है। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने और इनके क्या रिफॉर्म्स थे इसको लेकर के। तो गाइज मैं आगे बताऊंगा। लॉर्ड मैकॉले सिविल सर्विसेज के लिए उनकी रिक्रूटमेंट के लिए कई रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट टू इंडिया एक्ट 1853 के अंदर, लेकिन वो अलग बात है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं वुड्स डिस्पैच 1854 की। वुड्स डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो यहाँ पे बेसिकली सेपरेट हमारी जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटियाँ खोलने की बात की जाती हैं। जेईडी ने, अगर हम बात करें जोनाथन डंकन वाटर ने, तो यहाँ पे बैथुन जो कॉलेज है वो खोलने की बात की थी, उसको खोला गया था। और ये बैथुन कॉलेज की खास बात यह है कि ये वुमेन के लिए था, कॉलेज भी और स्कूल भी। गाइस इसके अलावा इन्होंने बिहार में एक पूसा इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर की बात करें हम तो उसके थ्रू था। एक रुड़की में जो इंजीनियरिंग का कॉलेज है वो भी इस चार्टर एक्ट के थ्रू या वुड्स डिस्पैच के थ्रू खोला जाता है। गाइस बात करते हैं हम उसके बाद में हंटर कमीशन की। 1882 के अंदर हंटर कमीशन आता है। गाइस हंटर कमीशन को काम दिया जाता है वुड्स जो डिस्पैच है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी और रिकमेंडेशन के बाद में वुड्स डिस्पैच को कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके रिकमेंडेशंस को, उसका क्या प्रभाव है, उस प्रभाव को रिव्यू करना ये हंटर आयोग को, हंटर कमीशन को काम दिया गया था। तो गाइस जिसने देखा हंटर कमीशन ने, और हंटर कमीशन ने इसको देखने के बाद में और कई रिकमेंडेशंस की। हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो स्कूल एजुकेशन है उसे लोकल जो अथॉरिटी है, लोकल बोर्ड है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, उनको दे दिया जाना चाहिए। तो ये हंटर कमीशन ने विशेष तौर पर रिकमेंड किया था। हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस में अगर हम बात करें तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन ने बोला एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के लिए, यानी कि जो आउटर लोग हैं यानी जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहीं से शिक्षा का जो व्यापारीकरण है वो शुरुआत माना जा सकता है। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में सेडुलर कमीशन की। सेडुलर कमीशन आया था 1917 में।
गाइस सैडलर कमीशन को ये काम दिया गया था कि वो जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस को लेकर के क्या प्रॉब्लम चल रही है, यानी प्रॉब्लम ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी को लेकर के ये सैडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। गाइज ये केवल वहाँ पे ये क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, क्योंकि गाइज आपको पता है बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा था और ज़्यादातर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो यंगस्टर्स हैं वो किया करते थे। तो वहाँ पे एक तो मैनेजमेंट को लेकर कई प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ ये बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है, यानी जो देशभक्ति की जो हमारी जो भावना है वो किस तरह से फूल रही है, किस तरह से फैल रही है, उसको देखना था। विशेष तौर पे ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पे भारतीयों की जो कारनामे हैं वो किस तरह से उनके अंदर जो स्वतंत्रता के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का पता लगाना था विशेष तौर पे। तो लेकिन इसे इंटरनल जो इंक्वायरी है उसकी बात की जाए। गाइज इन्होंने जो सेकेंडरी एजुकेशन है और इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल को लेकर भी रिकमेंडेशंस दी। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं हार्टोग कमीशन के बारे में। गाइज हार्टोग कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहला कमीशन था जिसने बोला कि स्कूल और कॉलेजेस का नंबर बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बात की वोकल ट्रेनिंग की, वोकल बिजनेस की, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए बच्चों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं सप्रू कमीशन की, सप्रू कमेटी की। गाइज सप्रू कमेटी आती है आपके पास में 1934। सप्रू कमेटी पहले भारतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी थी। सबसे इम्पोर्टेंट काम था सप्रू कमेटी का भारतीयों के अंदर या भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के जो कारण हैं उनको पता लगाना, यानी जो हमारे यहाँ बेरोजगारी के कारण हैं उनको पता लगाना। गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो गाइज सप्रू कमेटी है उसने बोला कि सप्रू कमेटी को बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट के भारत में क्या कारण हैं। साथ ही साथ सप्रू कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो शिक्षा है वो सिर्फ परीक्षा पास करने तक या डिग्री हासिल करने तक नहीं होनी चाहिए जो कि आज की डेट में है, तो वो लाइफ ओरिएंटेड रहनी चाहिए, जीवन पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। तो ये सप्रू कमेटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो आज की जो कंडीशन है उसमें फिट बैठती है, क्योंकि हम भी आजकल कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पास करने तक, डिग्री हासिल करने तक ही सीमित हैं। हमारा जीवनचर्या से रिलेटेड यानी जीवन को लेकर के शिक्षा पे ज़्यादा खासा जो जोर है वो नहीं है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं वर्धा अनाउंसमेंट की। गाइस जो वर्धा अनाउंसमेंट है 1937 में आती है। वर्धा आज की डेट में महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे जो कांग्रेस की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जो हमारे राष्ट्रपिता M.K. गांधी हैं वो प्रेजेंस रहते हैं। गाइस जाकिर हुसैन वहाँ पे उनकी एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको काम दिया जाता है जो भारतीय शिक्षा है उस पर वो अपनी रिकमेंडेशंस दें। तो गाइस वर्धा कमेटी, वर्धा अनाउंसमेंट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्रिएटिव एजुकेशन की बात की गई थी। यानी हमारे यहाँ पे जो शिक्षा है वो ज़्यादातर क्या है, एकदम रटी रटाई शिक्षा है, लेकिन गांधी जी बात करते थे कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्रिएटिव होनी चाहिए, यानी कि हमें सीखने की आदत होनी चाहिए, पढ़ने के साथ साथ उसे करने की भी हमारे पास जो ताकत है यानी जो स्किल है वो होना चाहिए। तो ये इसमें खास बात की जाती है वर्धा अनाउंसमेंट में, इसीलिए इसको M.K. गांधी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड जो अनाउंसमेंट है वो भी माना जाता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सार्जेंट प्लान के बारे में। गाइस ये जो सार्जेंट प्लान है वेरी इंपॉर्टेंट है। गाइस इसमें मेन जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सबसे पहले बात की जाती है इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन की, यानी 3 से लेकर के 6 जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके बाद 6 से लेकर के 6 से 11 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी और एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। गाइस इसके बाद इन्होंने जो 3 ईयर का यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन की बात करी थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइस इसने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात की थी कि एक यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देने वाली कोई एक बॉडी होनी चाहिए, कोई एक निकाय होना चाहिए। तो गाइज ये
सार्जेंट प्लान के हिस्सा थे। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राधा कृष्णन आयोग। गाइस अब हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाती है आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो गाइस अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के स्ट्रक्चर को लेकर के, उसकी प्लानिंग को लेकर के जो पहली कमेटी बनी थी वो डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बनी थी। इनकी खास रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहले इन्होंने रिकमेंड किया कि जो एजुकेशन है 12 साल तक एक जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी यानी स्कूल लेवल पे एजुकेशन होगी। उसके बाद इन्होंने बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ के इन्होंने 3 लेवल पे एजुकेशन को बांटा, यानी कि एक ऑप्शनल जो बच्चे हैं वो चूज कर सकते हैं, एक वोकल जो यानी व्यावसायिक जो शिक्षा है उसकी बात की, और एक जिसे बोल सकते हैं आपके पास में यानी मिक्स्ड एजुकेशन। तो ये 3 विशेष चीज़ें थी। इसके बाद इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा पे बजट को बढ़ाने की बात की गई थी। हर कमेटी आने वाले टाइम में बजट को बढ़ाने की बात करेगी शिक्षा पे। साथ ही इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट अपनी या रिकमेंडेशन की थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके लिए किसी डिग्री को कंपलसरी ना किया जाए। तो ये मेन इसकी राधा कृष्णन आयोग की रिकमेंडेशंस थी। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सैडलर कमीशन के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें सैडलर कमीशन के बारे में तो ये विशेष तौर पे क्या बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे करिकुलम होता है यानी सिलेबस होता है वो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए। और विशेष तौर पे इन्होंने बात की कि वोकल ट्रेनिंग व्यावसायिक शिक्षा पे। तो ये बहुत ही इन्होंने सिर्फ 3 ही रिकमेंडेशंस दी, इसके अलावा और भी रिकमेंडेशन, लेकिन 3 रिकमेंडेशंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो वो काम आने वाली हैं। यानी कि करिकुलम को रेशनलाइज जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी इसको किया गया है, और लाइफ ओरिएंटेड शिक्षा। गाइज तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। अब तक की जो एजुकेशन पॉलिसियाँ आई थी, कमीशंस बने थे, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास कोठारी कमीशन। गाइज कोठारी कमीशन ने एजुकेशन का ओवरऑल जो खाका है वो तैयार किया, वो बताया। गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, कोठारी कमीशन के थ्रू जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको एम्पावर किया। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन पे जीडीपी का 6% बजट वो एलोकेट करने की बात की। गाइस जिसके अलावा इन्होंने बात की कि एजुकेशन में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको माना जाना चाहिए। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चा है प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। इसके बाद जो उच्च शिक्षा है वो या तो अंग्रेजी यानी एलिमेंट्री होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़े, अगर हिंदी में पढ़ना चाहता है हिंदी में पढ़े, या उसकी कोई और मातृभाषा है उसमें पढ़ना चाहे उसमें पढ़े। यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और वर्नाकुलर अदर जो लैंग्वेजेस उस पर फोकस किया गया था। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट इसकी बात थी कोठारी कमीशन की। इसके बाद हम बात करते हैं गाइज सेम पित्रोदा कमेटी के बारे में। गाइज सेम पित्रोदा कमेटी ने बात की थी विशेष तौर पे उन्होंने एक रिकमेंडेशन है वो काफ़ी जानी जाती है कि एजुकेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो एजुकेशन को रेगुलेट कर सके। तो ये खास बात इनके बारे में मानी जाती है। इन्होंने भी सिलेबस को रेशनल करने की बात की थी, मतलब उसको जो है सिलेबस का जो बर्डन है उसको कम करने की बात की थी और उसको इंटरकनेक्ट करने की बात की थी। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं यशपाल कमेटी के बारे में। यशपाल कमेटी की एक रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट जानी जाती है। गाइस इन्होंने बात की थी कि हमारे यहाँ पे जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इन सारों को मर्ज कर करके एक बॉडी बनाई जानी चाहिए जो ओवरऑल एजुकेशन को देखे। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं अनिल काकोदर कमेटी के बारे में। ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की बात की, यानी कि अभियांत्रिकी से जुड़ी हुई जो शिक्षा है वो इन्होंने बात की कि जो हमारे यहाँ पे जो बजट शिक्षा पे अलॉट किया जाता है हर इंस्टीट्यूशन को, उसका 2% रिसर्च पे खर्च होना चाहिए। तो गाइज ये इन्होंने विशेष रिकमेंडेशन की थी।
गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सुब्रमण्यम कमेटी के बारे में। गाइस 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस सबसे पहले इन्होंने बात की IES सर्विसेज की, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज की, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं IES, IPS, IFS, उसी की तर्ज पे एक ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए जो शिक्षा को देखे। गाइज आपको पता है कि एक कलेक्टर के ऊपर पूरे ज़िले का भार होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी संभाले, वो हमारे यहाँ पे जितनी भी आपके पास में जो जजमेंट है वो भी संभाले, रेवेन्यू रिलेटेड वर्क है वो भी संभाले, और एजुकेशन का भी वो देखे। तो एक कलेक्टर के लिए एजुकेशन पे, रिसर्च के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम पे ध्यान देने के लिए उस पर वक्त नहीं मिल पाता। तो इन्होंने इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की बात की जो सिर्फ शिक्षा पे, शिक्षा के रिसर्च पे और उस पर ही वर्क करे। गाइस इसके बाद उन्होंने बात की GDP के 6% की, कि भाई वो शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए, जो कि आज की डेट में 4.43% है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आने वाले वक्त में एजुकेशन पे 6% खर्च होगा, तो वो आने वाले वक्त की बात है, लेकिन इन्होंने बात की थी उस टाइम पे। गाइस इन्होंने इसके बाद बात की थी कि भाई जो B.Ed करने वाले लोग हैं उनको कम से कम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, तभी B.Ed में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इन्होंने बात की एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की, टेट इन्होंने करवाने की बात की, और विशेष तौर पे शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने की बात की थी। तो गाइज इस तरह से इनकी ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019, और उस कमेटी के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। गाइज इस कमेटी से रिलेटेड वीडियो में 3 वीडियो बना चुका हूं, और वो आप जा कर के देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से हैं। तो गाइज इस तरह से हमारे मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है। ये प्रॉपर ओवरऑल जानकारी थी। आई होप ये आपको पसंद आएगा। गाइज आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको कोई जानकारी पसंद नहीं आई है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। तो गाइज बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।